Hello and welcome to my YouTube channel. And today in this video I am going to continue the chapter The Age of Industrialization. It is the part third video. If you had missed the two, just watch out the previous video. In the previous video, we only discussed about the European countries, about their proto period of industrialization, the coming of the factories, the competition with the traditional industries, hand labor, the life of the workers and their changes. And now in this video, I am going to continue the part of India. Now the story which begins is the story of India before the industrialization. तो शुरुआत करते हैं आज हम इसकी, और सबसे पहला टॉपिक हम यही दे सकते हैं, द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल. हमारे इंडियन टेक्सटाइल कैसा था, क्या था, जरा ध्यान से समझना. बहुत इजी है लेकिन कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा इसमें, इसलिए ध्यान से समझना. चैप्टर काफी लेंथी भी है, ये 2-3 पार्ट और बन जाएंगे इसके भी. तो सबसे पहले जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप ये देख सकते हो कि हमारे इंडिया का जो सिल्क था और कॉटन था ना, वो वर्ल्ड क्लास था. वर्ल्ड क्लास इंडिया का सिल्क एंड कॉटन. हालांकि ये बात सच है कि दूसरी कंट्रीज भी ये प्रोडक्ट बनाते थे, लेकिन फाइनल क्वालिटी ऑफन कम्स फ्रॉम इंडिया. वो जो बनाते थे वो थोड़ा कोर्सर क्वालिटी का होता था. इसीलिए हमारे देश में अर्मेनियन, पर्शियन मर्चेंट आते थे. पहले जमीन के रास्ते से ज्यादा आते थे, क्रॉसिंग द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जहां भी गैप्स होते थे माउंटेन के बीच में, या फिर राजस्थान के इलाके से होते हुए आते थे ये लोग, पंजाब राजस्थान से होते हुए. ये पीपल हमारे यहां से बेल्स ऑफ कॉटन्स परचेज करते थे और फिर उसे कैमल बैग पे रखकर पंजाब के रास्ते अफगान कंट्रीज में जाते थे, फिर वहां से पर्शिया, फिर वहां से सेंट्रल एशिया तक जाते थे और फिर हमारे प्रोडक्ट को सेल करते हुए जाते थे. तो इस तरीके से बाहर के मर्चेंट भी आते थे हमारे सामान को खरीदने के लिए. ये कौन सा रास्ता था? वाया लैंड वेज. तो सी के द्वारा भी हम कनेक्टेड थे, और एट दैट टाइम वी हैव द 3 मोस्ट प्रोमिनेंट सी पोर्ट्स. सबसे इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स थे. सबसे पहला जो सी पोर्ट था वो था आपका गुजरात में, गुजरात के सूरत में. और ये जो सी पोर्ट था ये बेसिकली रेड जो पोर्ट कंट्रीज होती थी उन्हें कनेक्ट करता था, या फिर गल्फ कंट्रीज को. तो वहीं हुगली जो आपका बंगाल में था, एंड मसूलीपट्टनम जो आपका कोरोमंडल कोस्ट में था. कोरोमंडल कोस्ट नीचे इंडिया की तरफ आता है. ये जो थे ये हमारे ईस्टर्न एशियन कंट्रीज को चेक करते थे, उनसे ट्रेड करते थे. तो इस तरीके से हमारे इंडिया में ये 2 रास्ते थे जहां से दूसरे देश के व्यापारी आते थे. याद है जब मैंने आपको इंग्लैंड की कहानी बताई थी या यूरोप की बताई थी, तो उसमें एक बात बताई थी कि मर्चेंट्स विलेजेस जाते थे, वहां पे वर्कर्स या जो कपड़े बनाते थे उनसे काम करवाते थे. ये चीज मैंने आपको बताया था. सेम यही कंडीशन हमारे इंडिया में भी है, बिल्कुल हूबहू वही. हमारे यहां पर भी ट्रेड को फाइनेंस किया जाता था. हमारे यहां पर भी मर्चेंट्स होते थे जो विलेज टू विलेज जाते थे, वहां के वीवर्स को काम देते थे, उनसे सप्लाई देते, मतलब रॉ मटेरियल देते थे, और फिर उसके बाद उन्हें प्रकर करते थे, इकट्ठा करते थे. प्रकर करने के बाद वो उन्हें सी पोर्ट्स ले आते थे, और सी पोर्ट्स में जो अदर मर्चेंट्स के, जो हमारी कंट्री के भी हो सकते हैं, दूसरे देशों के भी हो सकते हैं, वो अपने साथ एक ब्रोकर लेके आते थे. और वो ब्रोकर जो था इन मर्चेंट से, जो हमारे देश में जा जाकर क्लोथ्स लेकर आए ना सी पोर्ट्स पर,
उनसे मोल भाव करते, नेगोशिएशन करते थे और फिर हमारे इंडियंस बेस्ट बायर को ही बेचते थे। मतलब जो सबसे अच्छी बोली लगाएगा उसे हमारा सामान मिल जाएगा। लेकिन जब से ब्रिटिश आई ना, सब खराब हो गया। जब ब्रिटिश हमारे देश में आई तो उसने धीरे धीरे करके दो चीजों की चाल चली। सबसे पहले उसने हमारे जो इंडियन किंग्स थे ना, उनसे उनसे ट्रेडिंग कंसेशन मांगा कि हमें व्यापार में थोड़ा डिस्काउंट चाहिए। ये समझ लो कि एक दूसरी कहानी बताता हूं कि वो लोग अलग अलग तरीके गिफ्ट लेके आते थे इनकी रानियों के लिए, खुश होकर दे दिया, जाओ आप हमसे व्यापार करना। और धीरे धीरे करके इन इंग्लैंड के पीपुल्स ने पूरी तरीके से मोनोपोली राइट्स लिए ट्रेडिंग के। और जैसे ही इन्होंने मोनोपोली राइट्स लिए ना, तो हमारे यहाँ से जो पोर्ट्स थे, सी पोर्ट्स, सूरत खास तौर से जहां पे सबसे ज्यादा व्यापार होता था, वो एक तरीके से ड्राइड अप हो गए। वहां से व्यापार हो गया बंद। बंद क्या समझ लो, बहुत कम हो गया। और जो हमारे मर्चेंट्स थे उनके पास भी सब खत्म, जो पहले इस बिजनेस में थे। इसके साथ साथ वो पीपल्स भी थे जो दूसरों को क्रेडिट देते थे। अब जब क्रेडिट सब ड्राइड अप हो गया तो वो भी बैंकरप्ट हो गए। जो पैसा दिया वो भी नहीं मिल पाया, फंस गया, तो सब बैंकरप्ट, दिवालिया निकल गया उनका, कुछ नहीं बचा उनके पास। और देखते ही देखते 17th सेंचुरी के लास्ट तक हमारे देश में जो सूरत पोर्ट था उसमें से 17 मिलियन का हम एक्सपोर्ट करते थे, जो 1740 मतलब 18th सेंचुरी में केवल और केवल 3 मिलियन का रह गया। ड्रामेटिकल चेंज आया, एकदम घटना जैसे फिल्मों में आती है ना कि आज वो बिल्कुल गरीब है और कुछ साल के निकल के आया तो एकदम अरबपति निकल के आया, ऐसा फिल्मों में ही होता है। तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही हुआ। 16 मिलियन से हमारे देश का जो एक्सपोर्ट था वो केवल कितना रह गया, 3 मिलियन का रह गया। ऊपर से ब्रिटिशर्स ने अपने अलग सी पोर्ट बना लिए, बॉम्बे में और कलकत्ता में, बिकॉज दे वांट टू शो देयर पावर, they want to show others that they were growing more than the Indian seaports। और एक तरीके से मोनोपोली राइट से कह दिया साफ साफ, अगर बिजनेस करना है तो हमसे करेंगे। तो हर कोई इंसान जो बिजनेस करना चाहता था वो उनके साथ शामिल हो गया और हमारे सी पोर्ट्स हो गए बिल्कुल बंद। तो इस तरीके से यूरोपियन कंपनीज की वजह से हमारे जो ट्रेडिंग हाउस थे वो कोलैप्स्ड हो गए और ब्रिटिश ने यहां पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था। लेकिन कब्जा करना इतना आसान नहीं था। ये मोनोपोली राइट्स कैसे लिए, ये आखिर उन्होंने किस तरीके से हमारे देश पे कंट्रोल किया, कैसे वीवर्स पे कंट्रोल किया, इसकी कहानी थोड़ी अब हम डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं। डिस्क्राइब जरा ध्यान से समझना उस टॉपिक पे क्या था। तो ये टॉपिक आता है हमारा, व्हाट हैपेंस टू वीवर्स। अब ये ट्रेडिंग हाउस कोलैप्स हो गए, जो हमारे इंडियन मर्चेंट्स थे वो बैंकरप्ट हो गए, तो इन वीवर्स का क्या हुआ। तो उस कहानी को फिर से पढ़ते हैं जरा हम, फिर से 70s-60s के बाद हमारे देश में ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर बढ़ना शुरू हो गई थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर हमारे देश में बढ़ रही है तो हमारे देश का जो कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा। उस समय तक इंग्लैंड में भी प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस नहीं हुआ था। शायद आपको याद होगा, मैंने आपको डेट्स भी बताई थी पहले। 70s में वहां की सबसे पहली इंडस्ट्रीज आई थी, फिर 70s 80s में ही उसकी नेक्स्ट शुरुआत हो पाई थी। तब तक वहां पर ज्यादा इंडस्ट्रीज भी नहीं आई थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटिश की पावर हमारे देश पे बढ़ गई ज्यादा तो हमारे देश का कॉटन टेक्सटाइल कम हो गया। तुरंत कम होगा लेकिन तुरंत नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं लेकिन अभी वीवर्स की। ये वो दौर था 1740s या 1760s का, जब ब्रिटिश की पावर नहीं बढ़ी थी, कर्नाटक और बंगाल में लड़ाई नहीं हुई थी, तब तक ब्रिटिश ने पावर नहीं बढ़ाई थी। उससे पहले की बात कर रहे हैं। उससे पहले ब्रिटिश हमारे देश में एक मर्चेंट्स की तरह ही आती थी। याद है मैंने आपको बताया था कि सी पोर्ट्स पर कई सारे देशों के मर्चेंट्स आगे खड़े होते थे। फ्रेंच थे, डच थे, पोर्टुगीज थे और हमारे इंडियन मर्चेंट्स भी थे। ब्रिटिशर्स भी आते थे उनके साथ। लेकिन ब्रिटिशर्स की एक खासियत थी, वो हमेशा सस्ता खरीदना चाहते थे, अच्छा और सस्ता। तो यहां पर उन्हें एक सबसे बड़ी समस्या का क्या सामना करना पड़ता था। हमारे इंडियन जो मर्चेंट्स थे जो सामान लेके आते थे वो केवल उसी को देते थे जो हाईएस्ट बिड लगाता था, सबसे अच्छी नेगोशिएशन कर सकता था।
इसी वजह से ब्रिटिशर्स को यहां पे रेगुलर सप्लाई नहीं मिल रही थी। इसी वजह से दे रोट अ लेटर टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स इन ब्रिटेन, एंड इन दैट लेटर दे रोट दैट दे आर नॉट एबल टू गेट, उन्हें दे आर नॉट एबल टू गेट द रेगुलर सप्लाईज, एंड the supply which they were getting was too expensive। और जो सप्लाई उन्हें मिल रही है वो बहुत ज्यादा महंगी भी है। एक तो मिल नहीं रही है और मिल भी रही है तो बहुत ज्यादा महंगी है। तो ब्रिटिश ने फिर चाल चली, उसने हमारे देश पर किंग्स के ऊपर कंट्रोल किया और हमारे देश से उन्होंने मोनोपोली राइट्स ले लिए। और याद है, मोनोपोली राइट्स लेने के बाद उसने कुछ स्टेप्स बनाए जिससे वो कंट्रोल कर सके। वो एक रेगुलर सप्लाई चाहते थे, वो एलिमिनेट ट्रेडर्स को खत्म करना चाहते थे, जो भी बीच में व्यापारी हैं उन सबको एलिमिनेट करना चाहते थे, और वीवर्स पे डायरेक्ट कंट्रोल बनाना चाहते थे। अब ये सब उन्होंने कैसे बनाया? बहुत इजी तरीका है। सबसे पहले भाई मोनोपोली राइट्स आ गए तो ऑटोमेटिकली उन्होंने सबको एलिमिनेट कर दिया, सारे ट्रेडर्स को एलिमिनेट कर दिया और पूरे ट्रेड पर उन्होंने खुद कंट्रोल कर लिया ताकि उन्हें रेगुलर सप्लाई मिल सके। दूसरी बात, उन्होंने वीवर्स पे कंट्रोल किया गोमस्तास से। गोमस्तास कौन थे? गोमस्तास एक पेड सर्वेंट हुआ करते थे जो ब्रिटिश के लिए काम करते थे, और इनका क्या काम था कि ये सप्लाई लेके आते थे वीवर्स से और वो सप्लाई इकट्ठी करके देते थे ब्रिटिशर्स को। लेकिन वीवर्स को ऐसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? लालच। लालच बहुत बुरी बला है। यहां वही हुआ। इन द होप ऑफ अर्निंग मोर, वीवर्स की बात बता रहा हूं, उन्हें उम्मीद थी कि ज्यादा कमा लेंगे, वो ब्रिटिश के साथ मिल गए, क्योंकि ब्रिटिश जो थी उनसे कह रही थी कि हम ज्यादा क्वांटिटी में कपड़े चाहते हैं और ज्यादा अच्छा प्राइस भी देंगे आपको, आप हमारे लिए बनाइए, और अगर आपके पास पैसा नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, तो आप हमसे एडवांस ले लीजिए, एक तरीके का लोन ले लीजिए और लोन लेकर आप अपना काम करवा लीजिए। फिर क्या था? बस हो गई बात पूरी, फंस गए लोग। लेकिन शर्त थी, अगर आपने लोन ले लिया है तो केवल आप अपने प्रोडक्ट को हमें ही बेचेंगे। यही वीवर्स फंस गए। यही वीवर्स काफी खुश थे शुरुआत में। उनके पास जो जमीन थी उन्होंने लीज आउट कर दी, किराए पर उठा दी, और पूरी फैमिली मिलकर काम करने लगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हार्ड लेबर होता है। सारी फैमिली मिलकर, इवन द चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली वाज एंगेज्ड इन द वर्क। अब सब काम कर रहे थे, लेकिन गोमस्तास आते थे लेने के लिए, और गोमस्तास इनको जानते नहीं थे, ये गोमस्तास को नहीं जानते थे। पहले मर्चेंट क्या होते थे, आते जाते रहते थे, तो एक तरीके से जान पहचान बढ़ जाती थी, एक दूसरे घर पे रुकते थे, खाना पीना खाते थे, तो एक तरीके से काफी फ्रेंडली रिलेशन हो गया था। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं था। गोमस्तास पेड सर्वेंट थे, वो सिपाहीज के साथ आते थे, पियोन्स के साथ आते थे, और जो भी फार्मर या वीवर देरी करता था ना सप्लाई देने में, उसे मारा पीटा जाता था, कोड़े मारे आते थे उसे। कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर वीवर्स का कन्फ्लिक्ट हुआ है गोमस्तास के साथ। धीरे धीरे करके ब्रिटिश का कंट्रोल बढ़ता चला जा रहा था। कई सारे वीवर्स ने तो अपनी दुकानें ही बंद कर दी और अपने रिलेटिव्स के यहाँ चले गए जहां पर वो नया काम शुरू करना चाहते थे। और कई सारे वीवर्स ने क्या किया? कई सारे वीवर्स ने तो ये काम छोड़कर ही एग्रीकल्चर लेबर बन गए थे। परेशानी उनके साथ काफी ज्यादा थी, क्योंकि इस बिजनेस में रहेंगे तो ब्रिटिश के साथ, और जो बचे थे वो ब्रिटिश के साथ काम करते थे, लेकिन उन्हें उनकी सप्लाई के बहुत ही कम पैसे दिए जाते थे। मतलब जो भी उनसे लिया जाता था, जितना सामान कहा जाता था, उसके उतने पैसे उन्हें नहीं दिए जाते थे। इसी वजह से वीवर्स ने ब्रिटिश के साथ काम करना बंद कर दिया था। बंद। अब इसके बाद की जो मैं कहानी बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझना उसे, वो बहुत अच्छी कहानी है और इजी भी है। इसका मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, ये टॉपिक है। अब आपको एक चीज बता दूं, मैनचेस्टर इंडिया में नहीं है, मैनचेस्टर एक शहर है जो यूरोप में है, लेकिन वो फेमस किसके लिए था? कॉटन के लिए, कॉटन क्लोथ्स को बनाने के लिए। एक पर्सन थे हेनरी पटुलो, नजर लगते हैं, लगा देते हैं लोग, हमारे हंसते खेलते भारत पर इस पर्सन ने अपनी नजर लगा दी। हेनरी पटुलो ने एक बार कॉन्फिडेंटली एक बात कही थी
कि इंडियन टेक्सटाइल इतनी अच्छी है कि उसकी कभी भी डिमांड कम नहीं हो सकती है, कभी भी कम नहीं हो सकती है। उसने कहा और वही असर पड़ गया। 1811 से लेकर 1812 में 33% जो हमारे देश से कपड़ा था वो हम एक्सपोर्ट करते थे 1800 से लेकर 1811 में, लेकिन वही केवल और केवल 1850 और 51 में 3% रह गया। मतलब 33% जो हम एक्सपोर्ट करते थे, अब केवल कितना एक्सपोर्ट कर रहे थे? 3%। मैं बात कर रहा हूं कॉटन फैब्रिक की, कपड़े बनने की, बनकर जाते थे। यहां तो बिल्कुल पटोलों की बात उल्टी हो गई, बिल्कुल अपोजिट हो गया। ऐसा क्या हुआ? इतनी फाइन क्वालिटी के कपड़ों की डिमांड एकदम से कम कैसे हो गई? इंग्लैंड में बहुत ज्यादा डिमांड थी, मैं जरा से बता रहा हूं इसका। इंग्लैंड में हमारे इंडियन टेक्सटाइल की बहुत ज्यादा डिमांड थी, जिस वजह से वहां की फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी। और जब फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी तो वहां के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने अपने देश की गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाया कि बाहर से, खासतौर से इंडिया से आने वाली चीजों पर टैक्स बढ़ा दो, इंपोर्ट टैक्स लगा दो, डबल कर दो। कर दिया डबल, हो गए हमारे देश के कपड़े महंगे। हमारे देश के कपड़े महंगे हो गए, उनकी डिमांड बढ़ गई, उनके कपड़े बिकना शुरू हुए, कोई मशीन मेड गुड्स थे वो। लॉस हुआ हमारे इंडियन मर्चेंट्स को। हमारे देश से जो कपड़े अच्छे बन के जाते थे वहां पे टैक्स बढ़ने की वजह से वो महंगे हो गए, इसीलिए अब इंग्लैंड के बने हुए कपड़े बिक रहे थे वहां पर। इतने पर भी पेट नहीं भरा इन अंग्रेजों का। उन्होंने मालूम है क्या किया? उन्होंने हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मना लिया। मानी कैसे नहीं, उन्हीं की तो थी, मना लिया। मशीन मेड गुड्स हमारे इंडिया में बेचना शुरू कर दिया। इंडिया में भी मशीन मेड गुड्स आ चुके थे। और जरा एक चीज समझना कि 18 सेंचुरी के लास्ट तक हमारे देश में 1% कपड़ा भी बाहर से बन के नहीं आता था, 1% भी। लेकिन 1870s तक 50% कपड़ा बाहर से बन के आने लगा। 50%, मतलब हमारे देश के आधे मार्केट पर इंग्लैंड की कंपनियों ने कब्जा कर लिया था। एक तो हमारे देश के वैसे ही एक्सपोर्ट खत्म, ऊपर से हमारे देश के मार्केट पर भी कब्जा कर लिया। दूसरी कमी बताइए, तीसरी सुनना, अभी भी पेट नहीं भरा इनका, अभी भी पेट नहीं भरा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इंग्लैंड जहां से रॉ कॉटन लेता था ना, उससे कपड़े बनाता था, वो लेता था अमेरिका से। और उस समय अमेरिका में सिविल वॉर हो गई, सिविल वॉर। और उस सिविल वॉर की वजह से जो कॉटन सप्लाई थी वो हो गई बंद। इंग्लैंड की इंडस्ट्री के मुंह खुले रह गए, क्योंकि सामान नहीं था उसमें डालने के लिए। जब सामान नहीं था तो चलेंगे कैसे? चलेंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे? उन्हें डर लग गया। अब अमेरिका से सप्लाई नहीं आई थी तो उन्होंने क्या किया, इंडिया से सप्लाई लेना शुरू कर दिया। हमारे देश में जितना भी अच्छी क्वालिटी का कॉटन होता था, जो वीवर्स यूज करते थे ना, वो सब ले जाते थे अपने देश। और थोड़ा बहुत जो भी बचता था ना, वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाता था, जिस वजह से वीवर्स के सामने तीसरी समस्या आई। एक तो एक्सपोर्ट बंद, दूसरा इंडियन मार्केट भी 50% कवर हो चुका था, और तीसरा अब जो कपड़ा बनेगा वो पहले से और भी ज्यादा महंगा होगा, क्योंकि मार्केट में कॉटन नहीं है। बुरा वक्त आता है तो ऐसे ही आता है। एक और बुरा वक्त इनके साथ आया। उसी समय हमारे देश में इंडियन इंडस्ट्रीज भी लगना शुरू हो गई थी। और इंडियन इंडस्ट्रीज जो लगी थी ना, बच्चे कुचे मार्केट पर, उन्होंने कब्जा कर लिया। ये दुर्गति हुई थी वीवर्स की, ये दुर्गति। तो मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, तो मैनचेस्टर भारत नहीं आया, बल्कि मैनचेस्टर के जो कॉटन फैब्रिक था, टेक्सटाइल थी, वो भारत आई थी। और हमारे देश को तबाह कर दिया उसने, वीवर्स को बर्बाद कर दिया। हमारे देश में जो हैंडलूम्स थे वो सब बंद होते चले जा रहे थे। अब इसके बाद क्या हुआ? बुरा वक्त आता है तो अच्छा भी आता है। हमारे देश में फैक्ट्रीज लगना शुरू होंगी, लेकिन वो फैक्ट्रीज के लिए पैसा कहां से आया? ब्रिटिश के होते हुए हमारे देश में फैक्ट्रीज लग कैसे सकती हैं जो हमारे देश में इतना फायदा कमाए? इतनी सारी फैक्ट्रीज लगेंगी या नहीं लगेंगी? लगेंगी तो सही, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश मान गई? और ऐसा क्या होगा कि हमारे देश की फैक्ट्रीज चल पाएंगी अच्छी तरीके से? ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। टिल देन, गुड बाय।